नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। हम सभी एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के तहत हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी नाटक पढ़ रहे हैं जो कि एनटीए के सिलेबस में लगाया गया है। जयशंकर प्रसाद का नाटक है ध्रुव स्वामिनी, जिसे हम पढ़ेंगे। पर उससे पहले कुछ जानकारी देनी है आप सभी को। अगर आप हिंदी उपन्यास और हिंदी कहानी, साथ ही साथ अन्य गतिविधियों और हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हिंदी नाटक जो कि सिलेबस में लगाया गया है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के 2 नाटक हैं, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, तो उन दोनों को अगर आपका पीडीएफ चाहिए, उन दोनों की ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए, उनके महत्वपूर्ण कथनों के संदर्भ में और महत्वपूर्ण तथ्यों के संदर्भ में जो हमेशा परीक्षा में पूछा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो चैनल में डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो नाटक हैं प्रसाद जी के 3 नाटक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, इन तीनों ही नाटकों के कथन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो इन तीनों ही नाटकों के जो कथन हैं, सारे कथन जितने अंक हैं, उन अंकों के तहत जो कथन आते हैं वो सभी कथन वो आपको मिल जाएंगे, प्लस सभी महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी महत्वपूर्ण हैं वो सभी तथ्य दोनों ही आपको मिल जाएगा एज अ पीडीएफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप प्राप्त कर सकते हैं वहाँ पे जा कर के। फिलहाल चलिए आज हम अपना भी नाटक देखते हैं। नाटक है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक पढ़ेंगे, देखते हैं उसकी विशेषताओं को, उसके महत्वपूर्ण कुछ कथनों को। ध्रुव स्वामिनी नाटक है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है और 1933 ईस्वी में इसे लिखा गया। यह एक ऐतिहासिक नाटक है जिसे प्रसाद की अंतिम नाट्य कृति भी माना जाता है। इसके अलावा अगर देखें तो दशरथ ओझा ने इसे नाटिका के अंतर्गत रखा है। इस नाटक में अगर हम देखें तो टोटल 3 अंक हैं। इस नाटक में टोटल 3 अंक हैं, जिनमें दृश्यों की संख्या भी अधिक नहीं है। अतः ध्रुव स्वामिनी को जयशंकर प्रसाद जी का सर्वश्रेष्ठ अभिनय प्रधान नाटक कहा जा सकता है। अधिकतर देखें तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों में अभिनेता का ही जो समस्या है वो दिखती है हमें, क्योंकि वो अभिनय योग्य नहीं होते। उनमें बहुत ज़्यादा पात्र होते हैं और बहुत ज़्यादा दृश्य होते हैं जिन्हें कि रंगमंच पर दर्शाया नहीं जा सकता। ऐसे दृश्य इनके नाटकों में पाए जाते हैं। किंतु यह जो ध्रुव स्वामिनी है, यह सर्वश्रेष्ठ अभिनय प्रधान नाटक माना जा सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा दृश्यों की संख्या नहीं है और 3 ही अंक हैं। फिलहाल आगे देखते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रसाद जी ने इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय किया हुआ है, जो कि इसके पात्रों के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। इसीलिए बच्चन सिंह ने अपना एक महत्वपूर्ण कथन कहा है, वो कथन हम देख लेते हैं। बच्चन सिंह कहते हैं कि इस नाटक के बारे में कि ध्रुव स्वामिनी में रोमांटिक और यथार्थवाद का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। तो यह कथन है बच्चन सिंह का। अगर हम देखें पात्रों के आधार पर, ध्रुव स्वामिनी में ऐतिहासिक एवं काल्पनिक 2 प्रकार के पात्रों की रचना हुई है। 2 प्रकार के पात्रों का वर्णन है। चलिए हम ये देख लेते हैं पात्रों को। ये पात्र हैं ध्रुव स्वामिनी के। अगर पात्रों की संख्या के दृष्टिकोण से देखें तो भी यह नाटक सफल माना जाता है। पात्र हैं ऐतिहासिक और काल्पनिक 2 प्रकार से। ऐतिहासिक में अगर स्त्री पात्रों को देखें तो ध्रुव स्वामिनी जो कि नायिका है, वह ऐतिहासिक पात्र है। पुरुषों में अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त जो कि नायक है, और रामगुप्त, शिखर स्वामी अमात्य है, पुरोहित, शकराज, यवन और खिंगिल, ये सभी ऐतिहासिक पात्र हैं। इसके अलावा अगर हम देखें काल्पनिक पात्र, तो स्त्री में कोमा और मंदाकिनी, ये दोनों ही काल्पनिक पात्र हैं। और अगर हम पुरुष में देखें तो मिहिरदेव जो कि कोमा के पिता हैं, वो काल्पनिक पात्र यहाँ पे नज़र आते हैं। तो इस तरह ये पात्रों के बारे में था कि कौन से पात्र ऐतिहासिक हैं, कौन से पात्र काल्पनिक हैं। अगर हम बात करें इस नाटक की विषय वस्तु का, तो इस नाटक की विषय वस्तु का संबंध गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त से है। इसका कथानक अगर हम देखें तो विशाख दत्त की रचना है देवी चंद्रगुप्तम, उसी पर यह नाटक आधारित है। इस नाटक में ऐतिहासिकता के साथ साथ सांस्कृतिक चेतना का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। इस नाटक में नायक जिसे रखा गया है, नायक हैं चंद्रगुप्त।
नायक चंद्रगुप्त हैं। चंद्रगुप्त में निम्न गुण पाए गए हैं। ये कर्तव्यनिष्ठ हैं, साहसी हैं, साथ साथ वीर हैं, मर्यादा कुल के रक्षक के रूप में हमें दिखाई देते हैं, साथ ही आदर्श प्रेमी और स्वाभिमानी भी यह हैं। अगर हम देखें नाटक की नायिका है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी के बारे में देखें, सबसे पहली बात, इसी के ही आधार पर नाटक का नामकरण किया गया है। ध्रुव स्वामिनी में जो गुण है वो है कि उसके में अधिकारों के लिए लड़ने की एक क्षमता है। अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक स्त्री कह सकते हैं। आधुनिक नारी की प्रतीक है। क्षमा, उदारता, विवेक, बुद्धि, कर्तव्यनिष्ठता, कोमल, संवेदनशील और भावुक प्रवृत्ति की हमें दिखाई देती है ध्रुव स्वामिनी इस नाटक में। अभिमान से युक्त है, साहसी और वीर है, रूपमती है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह ध्रुव स्वामिनी की ये कुछ विशेषताएं थी। नाटक में अगर हम देखें कोमा ये हमने देखा है, कोमा एक पात्र है। तो अगर हम कोमा को देखें तो कोमा जो है वो इसके माध्यम से आदर्श प्रेमिका का और प्रेम एवं कर्तव्य के मध्य झूलती आधुनिक नारी को दिखाया गया है। बच्चन सिंह ने कोमा को ध्रुव स्वामिनी का पूर्ववर्ती कहा है। ये परीक्षा में पूछता है, किसने कहा है? बच्चन सिंह ने क्या कहा है? ध्रुव स्वामिनी का पूर्ववर्ती। किसे कहा है? कोमा को कहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में राष्ट्रवादी स्वर को भी चित्रित किया गया है। इसे दिखाने के लिए मंदाकिनी को मुख्य रूप से रखा गया। मंदाकिनी जो कि यहाँ पे है, हम देख सकते हैं, ये चंद्रगुप्त की बहन के रूप में हमें दिखाई पड़ती है तथा पुरोहित को भी गौण रूप में रखा गया है। मंदाकिनी में अद्भुत राष्ट्र प्रेम है, न्याय की समर्थक है, निडर है, साहसी है, स्पष्ट वक्ता है और ध्रुव स्वामिनी की पूरक आदि गुण भी इसमें हमें दिखाई पड़ते हैं। अगर हम देखें रामगुप्त जो कि ध्रुव स्वामिनी का पति होता है, बहुत ही ज़्यादा यह भोग विलास से युक्त होता है। रामगुप्त के माध्यम से वर्तमान समाज के उन पुरुषों का वर्णन किया गया है जो कि भोग विलास से युक्त, मद्यप, कलियुग, कायर, डरपोक और षड्यंत्रकारी होते हैं, समाज के लिए अहितकारी होते हैं, वेश्यागामी होते हैं, स्त्री को सिर्फ भोग विलास की वस्तु ही समझते हैं, निरंकुश एवं क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं एवं अनेक प्रकार के दुर्गुणों से भी युक्त होते हैं। तो उन लोगों के प्रतीक के रूप में प्रसाद ने रामगुप्त नामक पात्र को रखा है। शिखर स्वामी की बात करें जो कि एक अमात्य है, तो उसके माध्यम से समाज के उन लोगों को दर्शाया गया है जो उचित, अनुचित, हित, अहित आदि को न देखकर गलत लोगों का सहयोग करते हैं, जो समाज में ईर्ष्या, द्वेष आदि के भावों को बल देते हैं एवं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार हो जाते हैं। अगर हम देखें तो सकराज जो है वो कोमा का प्रेमी है, एक प्रतिद्वंदी शासक के रूप में नजर आता है और यह ध्रुव स्वामिनी के प्रति आसक्त है। सकराज यमनराज जो है। इसके अलावा अगर हम देखें ध्रुव स्वामिनी नाटक को समस्या प्रधान नाटक भी कहा गया है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं को भी आधार बनाया गया। अगर हम देखें मूल रूप से दो समस्याएं हमें नजर आती हैं। पहली है नारी जीवन से जुड़ी समस्याएं और दूसरी समस्या क्या दिखती है? प्रेम की समस्या। अगर दोनों में भी कहा जाए तो नारी जीवन की समस्या का ही जो है इस नाटक का केंद्र बिंदु है। प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी नाटक में अगर हम देखें तो नारी जीवन की निम्न समस्याओं को उजागर किया है, जैसे स्त्री को भोग विलास की वस्तु माना गया, स्त्री को पराधीनता का आधार बताया गया, अनमेल विवाह की समस्या दिखाई है इन्होंने। रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के मध्य जो विवाह हुआ उसके माध्यम से पुनर्विवाह की भी समस्या है, नारी उत्थान की समस्या है, नारी के जीवन में प्रेम की समस्या है, उचित युवराज की भी समस्या है। ध्रुव स्वामिनी नाटक को अगर हम देखें तो एक तरह से नारी प्रधान नाटक भी कहा जा सकता है। इस नाटक में मानव जीवन का दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक विवेचना करना ही प्रसाद जी का मुख्य उद्देश्य रहा है। नाटक में भारत के गौरव एवं भारतीय संस्कृति को उजागर किया गया है। इसके साथ ही साथ नाटक के माध्यम से यह भी दिखाया गया कि वर्तमान समय में भी नारी को वे अधिकार नहीं दिए गए जिन अधिकारों की वह वास्तविक रूप में हकदार है। नाटक के माध्यम से नारी शोषण एवं अत्याचार को रेखांकित किया ही गया। उसके माध्यम से नारी को शोषण एवं अत्याचार से मुक्त कराना भी इस नाटक में प्रसाद जी का मुख्य उद्देश्य रहा है। नारी मोक्ष
अर्थात तलाक की समस्या भी इस नाटक में दिखाई गई है और उसे दूर करने का रास्ता भी बताया गया है। पुरोहित एक पात्र है। पुरोहित के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है इस नाटक में कि अयोग्य एवं अयोग्य एवं दुराचरण से युक्त जो पतित हैं, पतित होने पर पुरुष से स्त्री अलग हो सकती है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। यह बात पुरोहित के माध्यम से दिखाई गई। प्रसाद जी यहाँ पे ये भी दिखाना चाहते हैं कि योग्य, कुशल एवं राजनीति में प्रवीण व्यक्ति को ही शासक बनाना चाहिए, अन्यथा किसी भी राज्य का पतन संभव है। नारी के अधिकारों की मांग उठाई गई है इस नाटक में और मंदाकिनी एक पात्र है जिसके माध्यम से यह दिखाया गया कि राष्ट्र के सम्मान के लिए प्रत्येक युवक को राष्ट्र हित के लिए तत्पर रहना चाहिए हमेशा। इसके अलावा नारी के अपने चुनाव एवं निर्णय की स्वतंत्रता पर भी विचार किया गया है। भाषा अगर हम इस नाटक की देखें तो संस्कृत निष्ठ शब्दावलियों से युक्त खड़ी बोली है। इसके संवाद सहज हैं, सरल हैं और चुस्त हैं। नाटकों में विभिन्न दर्शनों का भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। भाषा में अगर हम देखें तो तनाव, विद्रोह, आक्रोश भी देखा जा सकता है। कुल 3 गीतों की रचना हुई है इस नाटक में, जो कि प्रसाद के नाटक की मुख्य गुण है, क्योंकि उसमें गीत होते ही होते हैं। ध्रुवसौमनी के माध्यम से अगर देखा जाए तो नाटक में स्त्री विमर्श या स्त्री चेतना को भी रेखांकित किया गया है। तो यह तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, महत्वपूर्ण बातें थी ध्रुवसौमनी नाटक के संदर्भ में। अगर हम देखें कुछ पंक्तियां देख लेते हैं। पंक्तियां अगर आपको पूरी पंक्तियां चाहिए तो आप PDF के जरिए प्राप्त कर सकते हैं, वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तीनों ही नाटकों की, प्रसाद जी के तीनों ही नाटक जो सिलेबस में लगाए गए हैं उनके कथन अगर आपको चाहिए। फिलहाल हम कुछ कथनों को यहाँ पे देख लेते हैं। कुछ पंक्तियाँ हैं जैसे, इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा। यह कथन जो है वो ध्रुवसौमनी का है। एक अन्य कथन है, इस राजकीय अंतःपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। यह कथन भी ध्रुवसौमनी का है। इसके अलावा एक और कथन है, इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन न मिलेगा क्या? जिधर भी देखो कुबड़े, बौने, हिजड़े, गूंगे, बहरे हैं। यह भी ध्रुवसौमनी का ही कथन है। एक अन्य कथन है, प्रत्येक स्थान और समय बोलने के लिए योग्य नहीं होता, कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं। बहुत अच्छी बात कही है। एक इसमें पात्र है खड़ग धारणी, क्योंकि खड़ग लिए खड़ी रहती है ध्रुवसौमनी के आसपास, तो उसने ये बात बोली हुई है। एक अन्य कथन है, मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती, मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है यह भी मैं आज तक ना जान सकी। यह भी एक कथन है। इसके अलावा एक अन्य कथन है, राजचक्र सबको पीसता है, पिसने दो हम निसहायों एवं दुर्बलों को। यह भी ध्रुवसौमनी का कथन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है, यह भी ध्रुवसौमनी का कथन है। एक अन्य कथन है, जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती। रामगुप्त का कथन है, रामगुप्त ने कहा है यह बात और इम्पॉर्टेंट भी है। एक अन्य कथन है, सच है वीरता जब भागती है उसके पैरों से राजनीतिक छल छद्म की धूल उड़ती है। यह बहुत ही ज़्यादा बार परीक्षा में पूछा गया है, मंदाकिनी का कथन है। एक अन्य कथन है, मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। यह भी कथन मंदाकिनी का है। एक अन्य कथन और भी है कि एक अन्य कथन अगर हम देखें तो जो इम्पोर्टेंट है वो यह है कि मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ, मुझ में रक्त की तरल लालिमा है। हम सभी जानते हैं, बहुत ही चर्चित पंक्ति है, ध्रुवसौमनी की पंक्ति है। आगे अगर देखें तो कुछ पंक्तियाँ और हैं, हम बस यहाँ कुछ बता दे रहे हैं, बाकी आप PDF के जरिए पूरी पंक्ति वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। एक अन्य कथन है, कोमा का है। कोमा बोलती है, राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना पूरा नहीं हो सकता। यह कथन कोमा का है। कोमा एक कथन और बोलती है, संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी लगती हैं और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती हैं। यह कोमा का कथन है। इसके अलावा एक अन्य कथन और है, विधान की स्याही का एक बूंद गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। यह चंद्रगुप्त का कथन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक कथन और है मंदाकिनी का कि तुम लोगों को यदि कुछ भी बुद्धि होती तो इस अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में यूं न भेजते। यह मंदाकिनी का कथन है, जो कि चंद्रगुप्त की बहन के रूप में दिखाई गई है।
तो यह तो कुछ पंक्तियाँ हैं जो हमने बताई। अगर आपको संपूर्ण नाटक की संपूर्ण पंक्ति चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और हमने नहीं बताया है, बहुत सी इम्पॉर्टेंट हैं तीनों ही नाटकों की, तो आप लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जा कर के प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल बस इतना ही, मिलते हैं एक और अन्य नाटक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।